शुमाली तरफ कैंप लगाए हुए अफराद जो कोई भी हो खबरदार रहें कि उनसे 100 गज दूर जुनूब की तरफ लॉर्ड किंगफो का मिल्कियती इलाका शुरू हो जाता है और लॉर्ड किंगफो के इलाके में कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता। जो दाखिल होने की कोशिश करेगा उसे फौरन गोली मार दी जाएगी। तुम सबकी नकलो हरकत हमारी नज़रों में है, इसलिए इसे पहली और आखिरी वार्निंग समझा जाए। इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। बोलने वाला बड़े रौबदार लहजे में बोल रहा था और इमरान फौरन ही पहचान गया कि बोलने वाला लंबागा था, जिससे उसने ट्रांसमीटर पर बतौर चैंग गुफ्तगू की थी। उसके लबों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट रेंगती रही। इत्मीनान भरी इसलिए कि वो सही जगह पहुंच गया था। मैं लॉर्ड कैसान बोल रहा हूँ। बोलने वाला सुन ले कि लॉर्ड कैसान जंगल में शिकार खेलने आया है और लॉर्ड कैसान लॉर्ड किंगफो से छोटा लॉर्ड नहीं है। इसलिए अगर किसी ने हमारे शिकार खेलने में मुदाखलत की तो फिर ये जंगल जलाकर राख कर दिया जाएगा। इमरान ने यकलक जोर से चीखते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। शायद आवाज़ नहीं पहुंची आपकी, सलागो ने फौरन कहा। खामोश रहो, लॉर्ड कैसान की आवाज़ दुनिया के हर खित्ते में सुनी जाती है। आइंदा ऐसा फिक्रा कहकर हमारे गुस्से को आवाज़ न देना, इमरान ने यकलक इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और साथ ही उसने सलागो को आंख मार दी। जनाब, ये नया शिकारी है, इसकी गुस्ताखी माफ़ कर दी जाए, कैप्टन शकील ने फौरन ही इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। मैं लॉर्ड की खिदमत में दस्त बस्ता माफ़ी का ख्वाहिशगार हूँ। सलागो भी फौरन ही सारी सूरत हाल समझ गया था। सेक्रेटरी, फौरन शिकार के लिए कूच किया जाए। हम देखते हैं कि हमें शिकार से कौन रोक सकता है। इमरान ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में जूलिया की तरफ मुड़ते हुए कहा। यस लॉर्ड, जूलिया ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। लॉर्ड कैसान, यहाँ जंगल में शिकार बगैर लॉर्ड किंगफो की इजाज़त के नहीं खेल सकते। मैं लॉर्ड किंगफो का मैनेजर लंबागा बोल रहा हूँ। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैनेजर, तुम्हें लॉर्ड किंगफो ने अभी तक किसी लॉर्ड से बात करने के आदाब नहीं सिखाए। अगर तुमने हमारी खिदमत में कुछ अर्ज़ करना है तो तुम हमारी खिदमत में खुद पेश होकर करो। हम इसे लॉर्ड किंगफो की तरफ से सिफारिश समझेंगे और अपनी इस इज्जत अफजाई पर हो सकता है कि हम वापसी का फैसला कर लें। इमरान ने उसी तरह ज़ोर से चीखते हुए कहा। ठीक है, मैं अपने साथियों के साथ खुद आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही खामोशी छा गई। लॉर्ड, क्या आप वाकई वापस चले जाएंगे? इस बार लेडी चेरिंग ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। एक लॉर्ड हमेशा दूसरे लॉर्ड की इज्जत अफजाई करता है। हमें मालूम ना था कि ये इलाका लॉर्ड किंगफो की मिल्कियत है, वरना हम यहाँ ना आते या पहले लॉर्ड से गुफ्तगू शनीद कर लेते, लेकिन हमें ज़बरदस्ती नहीं रोका जा सकता। हाँ, अगर हमारी खिदमत में बाकायदा हाजिरी देकर लॉर्ड के मैनेजर ने दरख्वास्त पेश की तो हम वापस चले जाएंगे, इमरान ने उसी तरह तेज़ लहजे में कहा और उसके साथ ही वो लॉर्ड की तरह अकड़ कर चलता हुआ खेमे के अंदर चला गया। उसके बाकी साथी भी सर हिलाते हुए उसके पीछे अंदर आ गए। इमरान ने जल्दी से जेब से एक कागज़ निकाला और कलम से उस पर चंद लाइनें घसीट कर कागज़ कैप्टन शकील के हाथ में दे दिया। सेक्रेटरी, हम अब आराम कर रहे हैं, तुम बाहर जाओ और अगर लॉर्ड किंगफो का मैनेजर आए तो उसे इज्जत के साथ हमारे सामने पेश करो। इमरान ने कागज़ कैप्टन शकील को देते हुए जूलिया से मुखातिब होकर कहा। यस लॉर्ड, जूलिया ने जवाब दिया। उसी लम्हे कैप्टन शकील ने कागज़ जूलिया के सामने कर दिया और जूलिया ने एक ही नज़र में उसे पढ़ा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाती खेमे से बाहर निकल गई और कैप्टन शकील ने कागज़ दूसरे साथी की तरफ बढ़ा दिया। इस पर इमरान ने लिखा था कि हो सकता है कि हमारी आवाज़ें वो लोग सुन रहे हो, इसलिए सब इस ड्रामे को पूरी तरह निभाए। मैं लॉर्ड किंगफो का मैनेजर लंबागा बोल रहा हूँ। लॉर्ड कैसान, सुन ले कि लॉर्ड किंगफो ने आपको शिकार खेलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, इसलिए आपको सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दी जाती है। 1 घंटे के अंदर अगर आप लोग वापस ना चले गए तो आपकी कब्रें इसी जंगल में ही बनेगी। अब इसके बाद कोई गुफ्तगू ना होगी। उसी लम्बे लंबागा की तेज़ और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद खामोशी छा गई। ठीक है, इस वक्त तो हमें वाकई वापस चला जाना चाहिए। हम बाद में बाकायदा लॉर्ड किंगफो से इस पर एहतजाज करेंगे और फिर हम लॉर्ड किंगफो के मेहमान के तौर पर यहाँ आएंगे और यहाँ शिकार खेलेंगे। वापसी की तैयारी की जाए और कैंप उखाड़ लिए जाए। इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद तेज़ लहजे में कहा और साथ ही उसने इशारा भी कर दिया कि जो कुछ वो कह रहा है उस पर अमल किया जाए। चुनांचे थोड़ी देर बाद वाकई कैंप उखाड़े जाने लगे और कैंप उखाड़कर उन्हें तय किया गया और फिर तयशुदा कैंपों के बैग जीपों में लाद कर वो बजाय आगे जाने के वापस शुमाल की तरफ साइबेरिया वाले इलाके की तरफ चल पड़े। तकरीबन आधे घंटे तक जीपें खासी तेज़ रफ्तारी से जंगल में दौड़ती रही। आगे वाली जीप का स्टीयरिंग इमरान के हाथों में था और वो उसे बड़ी महारत से घने जंगल के अंदर खासी तेज़ रफ्तारी से चलाता हुआ आगे बढ़ा रहा था कि यकलख्त उसकी जीप के अगले दोनों पहिए इस तरह नीचे की तरफ झुके कि जैसे जीप उलटने लगी हो कि इमरान का हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया और उसने जीप का बैक गियर पलक झपकने में लगाकर क्लच छोड़कर पूरा एक्सेलेरेटर दबा दिया और आगे की तरफ तेज़ी से झुकती हुई जीप बिजली की सी तेज़ी से पीछे की तरफ हट गई
और इमरान ने जीप का तवाजुन दुरुस्त होते ही पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिए। पिछली जीप जिसका स्टीयरिंग कैप्टन शकील के हाथ में था काफ़ी पीछे ही रुक गई थी। क्या हुआ था? साइड सीट पर बैठी हुई जूलिया ने हैरान होकर पूछा। अभी लॉर्ड कैसान मां सेक्रेटरी के खौफनाक दलदल में जीप समेत दफन हो जाते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उछलकर वो जीप से नीचे उतर आया। उसके नीचे उतरने की वजह से जीप में मौजूद जूलिया के अलावा चौहान और खावर भी उतर आए। दूसरी जीप में कैप्टन शकील के साथ लेडी चेरिंग, सलागो और नोमानी सवार थे। इमरान वगैरह को जीप से बाहर देखकर वो सब भी अपनी जीप से नीचे उतर आए। अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब? क्या वाकई हमने वापस जाना है? सलागो ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हमने अगर वापस जाना होता तो फिर यहाँ आते ही क्यों? वो लोग हमें टेलीव्यू से चेक कर रहे थे। तुमने गौर नहीं किया कि आवाज़ आम मेगाफोन की न थी, बल्कि उसके साथ एक मखसूस गूंज भी आ रही थी। ये मखसूस गूंज टेलीव्यू ट्रांसमीटर की थी, इसलिए मैंने वहाँ कोई बात ना की थी, वरना जो लोग इस कदर जदीद आलात के साथ हमारी निगरानी कर सकते हैं वो हम पर मिसाइल भी फायर कर सकते थे। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब हम यकीनन टेलीव्यू की रेंज से बाहर आ चुके हैं और वो लोग भी मुतमईन हो गए होंगे कि हम कैंप उखाड़ कर वापस चले गए हैं, लेकिन अब हमने उन पर रेड करना है। इमरान ने अपने अक़दाम की तफसील से वजाहत करते हुए कहा। लेकिन किस तरह? लेडी चेरिंग ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा। जीपें यहीं रुकेंगी, जूलिया, लेडी चेरिंग और सलागो यहीं रुकेंगे, जबकि हम पैदल आगे जाएंगे, इमरान ने कहा। नहीं, मैं हर सूरत में साथ जाऊंगी, लेडी चेरिंग ने तेज़ लहजे में कहा। मैं भी साथ जाऊंगी। जूलिया भला कब बर्दाश्त कर सकती थी कि अकेली लेडी चेरिंग इमरान के साथ जाए। उसने भी फ़ौरन ही साथ अपना जाने का ऐलान कर दिया। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। जूलिया, लेडी चेरिंग, कैप्टन शकील और सलागो ये एक टीम होंगे। जूलिया उनकी इंचार्ज होंगी, जबकि दूसरी टीम में मेरे साथ नोमानी, खावर और चौहान होंगे। पहली टीम यहाँ रुकेंगी, जबकि दूसरी टीम आगे जाएंगी। उसके आगे जाने के आधे घंटे बाद पहली टीम भी आगे बढ़ेंगी और हमारी टीम को कवर करेंगी, लेकिन जूलिया वाली टीम बिल्कुल खुफिया रहेंगी। सिर्फ इस सूरत में सामने आएंगी जब हमारी टीम को शदीद तरीन खतरा दरपेश होगा। दोनों टीमों के दरमियान T11 ट्रांसमीटर से राब्ता कायम होगा, लेकिन जंगल कोड में बात होगी। जंगल कोड समझती हो ना जूलिया? इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। बिल्कुल समझती हूँ, जूलिया ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओके, आओ चौहान, हम चल पड़े, असला वगैरह ले लो, इमरान ने चौहान और उसके साथ मौजूद अपने साथियों से कहा और वह सब सर हिलाते हुए जीपों की तरफ लपके और फिर थोड़ी देर बाद वो असलहे से लेस होकर इमरान के रहनुमाई में वापस पैदल ही जंगल की तरफ बढ़ने लगे। लंबागा ने सामने मौजूद एक बड़ी सी मशीन का एक बटन ऑफ किया और फिर उठकर वो इस वसी कमरे के एक कोने में बने हुए शीशे के कमरे की तरफ बढ़ गया। इस कमरे में दाखिल होकर उसने मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस, दूसरे लम्हे यांग की आवाज़ रिसीवर में से सुनाई दी। लंबागा बोल रहा हूँ बॉस, मैंने शिकारियों को ट्रांसमीटर पर लास्ट वार्निंग दी तो पता चला है कि ये शिकारी ग्रुप किसी लॉर्ड कैसान का ग्रुप है और लॉर्ड कैसान कहता है कि अगर कोई उसके पास कैंप में आकर उससे वापस जाने की दरख्वास्त करे तो वो वापस चला जाएगा। अगर आप इजाज़त दे तो मैं स्पेशल वे खुलवाकर उसके पास जाऊँ, लंबागा ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया लंबागा? तुम्हें मालूम तो है कि किसी सूरत में हम किसी भी गैर आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए किसी किस्म की कोई नरमी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाइलों से उड़ा दो उनके कैंपों को। दूसरी तरफ से यांग ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो कोई लॉर्ड है, लंबागा ने कहा। चाहे बाचान का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वापसी के लिए कुछ वक्त दे दो, लेकिन उसके बावजूद हर तरह से होशियार रहना। हो सकता है कि वो लोग आगे जाकर छुप जाए और फिर बेखबरी में अंदर दाखिल हो जाए। यांग ने तेज़ लहजे में जवाब देते हुए कहा। यस बॉस, मैं समझ गया, लंबागा ने कहा और दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनकर उसने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और फिर उस कमरे से निकलकर दोबारा दीवार में नस्ब उस मशीन की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन का बटन ऑन किया, मशीन के साथ मुंसलिक एक माइक उठाकर बोलना शुरू कर दिया। उसने लॉर्ड कैसान को 1 घंटे की मोहलत दी। बात करते वक्त उसकी नज़रें मशीन के दरमियान नस्ब स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहाँ कैंप लगे हुए थे और सिर्फ एक औरत कैंप के बाहर मौजूद थी। बाकी सब अफराद उस लॉर्ड समेत कैंप के अंदर चले गए थे। लंबागा के बात खत्म होने तक वो औरत भी कैंप के अंदर चली गई। लंबागा ने अपनी बात खत्म करके बटन ऑफ किया और माइक को मशीन के साथ हुक करके उसने अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डाली। उसे ठीक 1 घंटे गुजरने के बाद उन पर फायर खोल देना था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जब कैंप उखड़ते देखे तो उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंगने लगी। लॉर्ड कैसान साहब रवाब दे रहे थे, लंबागा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उसे अपने अकब में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक कर तेज़ी से पलटा, लेकिन दूसरे लम्हे वो झटके से उठ खड़ा हुआ क्योंकि दरवाजे से यांग खुद अंदर दाखिल हो रहा था। क्या हुआ लंबागा? यांग ने करक लहजे में कहा। वो जा रहे हैं बॉस, लंबागा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा।
यांग ने होंठ चबाते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर वो मशीन के सामने आकर स्टूल पर बैठ गया, जबकि लंबागा उसके करीब खड़ा हो गया। यांग की नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां दो जीपें तेजी से वापस जाती दिखाई दे रही थी। क्या रेंज है टेलीव्यू की? यांग ने पूछा। जहां ये जीपें मौजूद है उससे 200 गज तक है, लंबागा ने जवाब दिया। फुल रेंज बढ़ाओ, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कोई गड़बड़ है। यांग ने कहा, यस बॉस, मैं ऑपरेटर को कह देता हूँ। लंबागा ने वापस शीशे वाले कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, सुनो, ऑपरेटर को यह हुक्म भी दे देना कि वो लॉन्ग रेंज चेरी मिसाइल भी ऑन रखे, मैं खुद उन्हें यहाँ से ऑपरेट करूँगा। यांग ने तेज लहजे में कहा और लंबागा सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। जीपें मुसलसल आगे बढ़ी जा रही थी और फिर अचानक एक धमाके से स्क्रीन सफ़ेद हो गई और यांग समझ गया कि जीपें टेलीव्यू रेंज क्रॉस कर गई है। वो खामोश बैठा रहा। मैंने कह दिया है बॉस, अभी फुल रेंज ऑन हो जाती है, लंबागा ने वापस आकर कहा और यांग ने सर हिला दिया। उसे मालूम था कि फुल रेंज टेलीव्यू ट्रांसमीटर को मुनासिब जगह पर एडजस्ट होने और फिर ऑन होने के लिए 5-10 मिनट लग ही जाएंगे। और फिर वही हुआ। 10 मिनट से पहले ही स्क्रीन पर धमाका हुआ और एक बार फिर उस पर जीपें नजर आने लगी। लेकिन यांग ये देखकर चौंक पड़ा कि जीपें रुकी हुई थी और 4 मर्द पैदल चलते हुए जीपों की मुखालिफ सिमत में जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि 2 मर्द और 2 औरतें जीपों के करीब ही मौजूद थी। ओह, ये लोग पैदल वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी नीयत खराब है, यांग ने कहा। इमरान साहब, कहीं जानबूझकर तो हमें यहाँ खड़ा नहीं कर गए? अचानक मशीन में से एक औरत की आवाज़ निकली और यांग इस तरह उछला कि स्टूल समेत नीचे फर्श पर जा गिरा। लंबागा ने जल्दी से उसे संभाल कर खड़ा किया। नहीं, इमरान दरअसल मनसूबाबंदी से आगे बढ़ना चाहता है, एक और औरत की आवाज़ सुनाई दी। ओह ओह, तो ये इमरान और उसके साथी हैं। इसका मतलब है कि कोमो का मिशन नाकाम रहा है और ये शैतान उसके पीछे यहाँ तक भी पहुँच गए हैं, यांग ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सिया पड़ने लग गया। स्पेशल मिसाइल फायर कर दूं बॉस? लंबागा ने यांग की बिगड़ी हुई हालत देखकर कहा। नहीं, मैं अब इन्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, वरना कोमो किसी सूरत भी यकीन न करेंगी कि उसका मिशन नाकाम हो चुका है। मैंने उन्हें जिंदा पकड़ना है। लंबागा, B3 को इस पूरे इलाके पर फैला दो, फौरन, जल्दी करो, यांग ने चीखते हुए कहा और लंबागा सर हिलाता हुआ वापस शीशे वाले कमरे की तरफ भागता चला गया। यांग की नज़रें अब स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और उसके जहन में जलजला सा बर्फा था। वो मुसलसल मुट्ठियाँ भेज रहा था। उसे अब कोमो से ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इस इमरान को क्यों इतनी ढील दी। चंद लम्हों बाद उसने स्क्रीन पर यकलक सफ़ेद रंग के कोहरे की चादर सी फैलती हुई देखी तो उसका बिगड़ा हुआ चेहरा कदरे नॉर्मल होता गया। स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होती जा रही थी और स्क्रीन मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो गई। लंबागा भी उस दौरान उसके करीब आकर खड़ा हो चुका था। तकरीबन 5 मिनट तक स्क्रीन पर सफ़ेद रंग की चादर सी छाई नज़र आती रही, जिसके पीछे हल्के हल्के सिया रंग के धब्बे नज़र आ रहे थे। फिर स्क्रीन दोबारा रोशन होना शुरू हो गई और फिर मुकम्मल तौर पर रोशन होने में उसे 5 मिनट लगे। अब स्क्रीन पर जीपों के साथ वो 2 मर्द और दोनों औरतें टेढ़े मेढ़े से अंदाज में ज़मीन पर पड़े नज़र आ रहे थे, जबकि उनसे काफ़ी दूर पैदल आने वाले भी चारों अफराद झाड़ियों में औंधे सीधे पड़े हुए थे। यांग ने मशीन की एक नाप को तेज़ी से घुमाना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर ये औंधे सीधे पड़े हुए अफराद क्लोजअप में आना शुरू हो गए। वो गौर से उन्हें देखता रहा, फिर उसने मशीन ऑफ कर दी। इन सबको स्पेशल वे से ब्लैक रूम में ले जाकर बंद कर दो और इन्हें अच्छी तरह कुंडों से बांध देना। इस लाट केसान को छत के दरमियान कुंडों से बांधना, फिर मुझे इत्तला देना। मैं मादाम कोमो के साथ ब्लैक रूम में पहुंचूंगा और अपने हाथों से उनके जिस्म गोलियों से छलनी करूंगा, यांग ने मुड़कर लंबागा से कहा और लंबागा के इस्बात में सर हिलाते ही वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे से बाहर सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी और वो 2-2 सीढ़ियाँ इकट्ठी फलांगता हुआ ऊपर चढ़ता गया। चंद लम्हों बाद सीढ़ियों का इख्तिताम एक बड़े से गोल सुराख पर हुआ, जैसे गटर का दहाना होता है, और वो इस दहाने से निकलकर ज़मीन पर खड़ा हो गया। ये जगह उसके महल से तकरीबन 200 गज दूर थी। बाहर निकलकर वो एक बार फिर तेज तेज कदम उठाता महल की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो दरअसल जल्द अज जल्द कोमो को इमरान की यहाँ आमद के मुतालिक बताना चाहता था। महल में दाखिल होकर वो सीधा लॉन्ग रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ कोमो म्यूजिक सुनने और ड्राई फ्रूट्स खाने में मसरूफ़ थी। तुम कहाँ चले गए थे? लॉन्ग रूम में यांग के दाखिल होते ही कोमो ने, जो एक कीमती सोफे में धसी बैठी थी, गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे अधूरे मिशन को मुकम्मल करने गया था, क्योंकि बहरहाल तुम मेरी निस्ब बेहतर हो, इसलिए बाकी निस्ब ने तो मुकम्मल होना ही था। यांग ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने एक सोफे पर बैठ गया। क्या मतलब? क्या तुम नशे में हो? कैसा अधूरा मिशन? कोमो ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में पूछा। उसने हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑफ कर दिया था। अगर मैं नशे में होता तो इमरान और उसके साथी अब तक महल के अंदर पहुंच चुके होते, लेकिन मेरा नाम यांग है, इसलिए वो बेबसी की मौत मरने के लिए अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। यांग ने इस बार कदरे तंजिया लहजे में कहा, क्या बकवास कर रहे हो?
मैं तुम्हें इस कदर घटिया ना समझती थी कि तुम इस तरह के बेसरोपा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दोगे। कोमो यांग के इस तंज पर इस तरह भड़क उठी कि उसका चेहरा भूखी बिल्ली की तरह सुकड़ गया। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। वो बुरी तरह पैर पटक रही थी। देखो कोमो, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि यांग के गुस्से को मोहब्बत के बोझ तले दबा रहने दो। आज तक बड़े से बड़े बहादुर मर्द ने यांग से जुबान घुमाकर बात करने की जरूरत नहीं की, लेकिन तुम मुझसे ऐसी गुफ्तगू कर रही हो कि जिससे बावजूद तुमसे मोहब्बत करने के मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम भी मेरी मोहब्बत के जवाब में मुझसे ऐसा ही सलूक करो, वरना अगर यांग को गुस्सा आ गया तो उसके एक इशारे पर तुम्हारी ये नाजुक गर्दन 10 जगहों से टूट सकती है। यांग का लहजा यकलक भूखे भेड़िए जैसा हो गया। उसके चेहरे पर इस कदर सख्ती आ गई कि कोमो भी यकलक लरस कर रह गई। ओ यांग, मेरा मतलब तुम्हारी तौहीन करना नहीं था। मैं तो इस बात पर हैरान हो रही थी कि आखिर तुम्हें बैठे बिठाए ये इल्ज़ाम कैसे सूझ गया। इमरान और उसके साथियों को चांग ने यहूदियों के क्लब सैंग हैंग में बमों की बारिश करके तबाह व बर्बाद कर दिया था और फिर उनकी लाशें भी चेक कर ली थी, और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ महल के अंदर पहुँच चुके होते। कोमो ने इस बार न सिर्फ नर्म लहजे में कहा, बल्कि साथियों बड़ी अदा से मुस्कुरा भी थी, और उसकी इस मुस्कुराहट से यांग का सारा गुस्सा यकलक भाप बनकर काफूर हो गया। तुमने वाकई इमरान और उसके साथियों के मुतालिक गलत अंदाज़ा लगाया था, और तुम ही क्या, मुझे खुद भी उनके मुतालिक यही अंदाज़ा था कि ये लोग बस आम से जासूस होंगे। यही वजह है कि तुम्हारी रिपोर्ट के बाद कि इमरान और उसके साथी ख़त्म हो गए हैं, मैं भी मुतमईन हो गया था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इमरान और उसके साथी यहाँ जंगल में पहुँच चुके थे। तालाब में नहाते वक्त लंबागा ने आकर जिन शिकारियों के मुतालिक बात की थी, वो दरअसल इमरान और उसके साथी थे। लंबागा को उन्होंने चक्कर देने की कोशिश की कि वो लॉर्ड केसान और उसके शिकारी हैं, इसलिए लंबागा खुद उनसे आकर दरख्वास्त करे तो वो वापस चले जाएंगे। लंबागा ने मुझसे फ़ोन पर इजाज़त तलब की कि वो स्पेशल वे के ज़रिए उनके पास चला जाए, लेकिन मैंने उसे न सिर्फ सख्ती से मना कर दिया, बल्कि उसे मोहलत देकर भगाए और न भागने की सूरत में हलाक कर देने का हुक्म दे दिया। लेकिन मेरे जहन में एक खटक सी बैठ गई, क्योंकि मैं बाचान के तमाम लॉर्ड्स को अच्छी तरह जानता हूँ। इसमें कोई कैसान नाम का लॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं खुद ऑपरेशन रूम में गया। लॉर्ड कैसान नामी आदमी अपने साथियों समेत वापस जा रहा था, लेकिन मैंने लॉन्ग रेंज टेलीव्यू पर जब उन्हें मार्क किया तो वो कटारी दलदल के किनारे जीपें रोककर छुपकर वापस आ रहे थे, और फिर वहाँ 2 औरतें मौजूद थीं जिन्होंने इमरान का नाम लिया। इस तरह मुझे मालूम हो गया कि ये लॉर्ड कैसान दरअसल इमरान ही है। मैं चाहता तो एक लम्हे में उन्हें वहीं फूंक कर रख देता, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात पर यकीन ना करूंगी, इसलिए मैंने B3 को जंगल पर फैलाकर उन्हें बेहोश कर दिया, और फिर लंबागा को हुक्म दिया है कि वो उन सबको ब्लैक रूम में पहुंचाकर छत में नसब कुंडों के साथ इस तरह बांध दे कि वो हरकत ना कर सके। यांग ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, मुझे अब भी यकीन है कि तुम्हें सुनने में गलतफहमी हुई है। उस औरत ने किसान कहा होगा जिसे तुमने इमरान समझ लिया होगा। कोमो ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा, और यांग मुस्कुरा दिया। इसलिए मैंने उन्हें हलाक ना किया था। अब तुम मेरे साथ चलो और चेक कर लो ताकि तुम्हारी पूरी तसल्ली हो जाए, यांग ने हंसते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोमो कोई और बात करती, दरवाजे पर लंबागा नमूदार हुआ। बॉस, तमाम शिकारी ब्लैक रूम में पहुंचा दिए गए हैं, लंबागा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। लंबागा, क्या तुमने भी सुना था कि वो औरतें एक दूसरे से बात करते वक्त इमरान का नाम ले रही थी? कोमो ने लंबागा से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, उन्होंने इमरान का ही नाम लिया था, लंबागा ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, और यांग बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। हैरत है, चांग उन्हें ख़त्म कर चुका है, और वो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि यहाँ तक पहुँच गए हैं, जबकि यहाँ हमारे आने का सिवाय हम दोनों के और किसी को इल्म भी ना था। कोमो के लहजे में ऐसी हैरत थी कि जैसे उसे अपने वजूद पर भी यकीन ना रहा हो। चांग, ओ मादाम, चांग ने तो मुझे यहाँ ट्रांसमीटर पर कॉल करके पूछा कि मादाम कोमो यहाँ पहुँच गई है या नहीं। उस वक्त तक तो आप ना पहुँची थी। जब मैंने उसे बताया कि आप पहुँचने वाली है तो उसने एक अजीब सी बात की कि मादाम ने उसे हुक्म दिया है कि वो पैराडाइज पॉइंट की हिफाजत करे। इस पर मैं बेहद हैरान हुआ, और मैंने उसे बताया कि ईस्ट कोस्ट की हिफाजत की ज़रूरत ही नहीं है, उसे गलतफहमी हुई है। उस पर उसने मुझे इस तरह दारुल हुकूमत आने की दावत दी जैसे ईस्ट कोस्ट दारुल हुकूमत के करीबी कोई जजीरा हो। और हाँ, उसने बात भी की थी और ईस्ट कोस्ट को जजीरा कहा था। मैंने मुआज़रत कर ली और कॉल ख़त्म हो गई, लंबागा ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। चांग ने कॉल की थी, मगर चांग को तो इल्म ही नहीं है कि मेरा यहाँ आने का प्रोग्राम था। फिर चांग के पास तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी ना थी, ये कैसे मुमकिन है? कोमो और ज़्यादा हैरान हो गई। मैं समझ गया कोमो कि दरअसल क्या हुआ है। ये इमरान और उसके साथी उस यहूदियों के क्लब से निकल गए जब चांग ने उस पर बमबारी की, बल्कि चांग भी नज़रों में आ गया, और उसके बाद चांग को उन्होंने घेर लिया होगा। फिर शायद चांग के ज़रिए उन्होंने जजीरे जोटान पर चेक किया होगा। तुमने वहीं बैठकर यहाँ के प्रोग्राम की बात मुझसे की थी, वहाँ से शायद मेरे हेडक्वार्टर चांग की बात कराई गई होगी, और चांग की वजह से ऑपरेटर ने उसे यहाँ की फ्रीक्वेंसी बता दी होगी, और उसके बाद यहाँ हमारी मौजूदगी चेक करने के लिए चांग से यहाँ लंबागा को कॉल कराई गई होगी,
और यकीनन लंबागा के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई होगी कि उन्होंने यहाँ का हुदूद राबिया मालूम कर लिया होगा। यांग ने वाकई जहानत भरे अंदाज में तजिया करते हुए कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि चांग ऐसा करे? चांग इंतहाई सख्त जान आदमी है, उस पर तो तशद्दुद भी बेकार साबित हुआ होगा। कोमो ने इस बार शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, मुझे मालूम है, लेकिन जो लोग यहाँ हमारे खुफिया तरीन अड्डे तक पहुँच सकते हैं उनके लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, यांग ने कहा और कोमो ने इस बात में सर हिला दिया। अगर ये वाकई इमरान है तो मैं अपने हाथों से इसकी बोटी बोटी नोच डालूंगी। मैं उसे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगी कि उसकी रूह भी सदियों तक बिलबिलाती रहेंगी। कोमो ने बुरी तरह होठ चबाते हुए कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, आओ मेरे साथ, यांग ने फातिहाना अंदाज में हंसते हुए कहा और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लंबागा अदब से एक तरफ हट गया। यांग के बाद कोमो और सबसे आखिर में लंबागा उस कमरे से बाहर निकला और फिर वो तीनों तेज तेज कदम उठाते महल के बड़े गेट की तरफ बढ़ने लगे। दर्द की एक तेज़ लहर इमरान के जिस्म में बरकी रो की तरह दौड़ती चली गई और दर्द की इस तेज़ तरीन लहर ने उसके सोए हुए शऊर को बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। उसकी आंखें एक झटके से खुल गई और दूसरे लम्हे उसने हैरत से गर्दन मोड़कर इधर उधर देखा। वो एक बड़े से कमरे की छत में कुछ फासले पर नस्ब लोहे के कुंडों के साथ मुंसलिक मजबूत जंजीरों के साथ बंधा हुआ फिजा में लटक रहा था। उसकी दोनों कलाइयाँ उन जंजीरों के आखिर में मौजूद चमड़े के तस्मों से जकड़ी हुई थी, जबकि उसकी दोनों टांगों को भी इस तरह जंजीरों से बांधकर फर्श में अलहदा-अलहदा नस्ब कुंडों से मुंसलिक किया गया था। इस तरह वह छत में नस्ब जंजीरों के साथ कलाइयों के जोर पर फिजा में लटका हुआ था और उसकी टांगें भी दाएं बाएं फैलकर फर्श से जकड़ी हुई थी। कमरे की बाएं दीवार के साथ इसी तरह कुंडों के साथ मोटी जंजीरों से उसके सारे साथी जकड़े हुए थे। उनके जिस्मों को दीवार के साथ खड़ा करके मोटी जंजीर को दाएं बाएं कुंडों में से गुजार कर उन्हें दीवार से जैसे चिस्पा करके रख दिया गया था। लेकिन ये सारे मर्द थे, जबकि दाएं तरफ वाली दीवार के साथ जूलिया और लेडी चेरिंग को भी इसी तरह जंजीरों से जकड़कर दीवार के साथ खड़ा किया गया था। लेकिन इन सब की गर्दनें ढलकी हुई थी, वो बेहोश थे, जबकि एक बाचानी नौजवान हाथ में एक बड़ी सी सिरिंज उठाए जूलिया और लेडी चेरिंग की तरफ बढ़ रहा था और फिर उसने बड़ी बेदर्दी से पहले जूलिया और फिर लेडी चेरिंग के बाजुओं में मोटी सुई घोंप दी और सिरिंज में मौजूद थोड़ा थोड़ा सियाल इंजेक्ट करके वो तेज़ी से मुड़ा और इमरान के पास से गुजरता हुआ बाएं तरफ की दीवार की तरफ बढ़ गया।